कैसे 19 बच्चों की निर्मम हत्या की गई, रेप किया गया और कुकर में पकाकर खा लिया गया। जिसने भी ये कहानी सुनी उसके होश उड़ गए। तो आइए जानते हैं निठारी हत्याकांड की पूरी कहानी। नोएडा के सेक्टर 31 में एक छोटा सा गांव है निठारी। जनवरी 2006 से निठारी के आसपास के गांव के बच्चे गायब होने लगे। लोग पुलिस के पास जाते तो पुलिस कहती यही कहीं इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। लोग गरीब परिवार से थे तो पुलिस के भरोसे बैठने के बजाय उनके पास और कोई चारा था ही नहीं। बच्चों के गायब होने के क्रम में 7 मई 2006 को दीपिका उर्फ पायल लापता हो गई। 20 साल की पायल के पिता नंदलाल पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनसे भी यही कहा, अपनी दोस्त के साथ गई होगी, आ जाएगी। नंदलाल बाकी लोगों की तरह सब्र करने वालों में से नहीं था। उन्होंने खोजना शुरू किया तो उन्हें एक रिक्शा वाला मिला जिस पर बैठकर पायल घर से निकली थी। रिक्शे वाले ने बताया, पायल मेरे रिक्शे पर बैठी और सेक्टर 31 में D5 कोठी के सामने उतर गई। अंदर से पैसा लाने की बात कही और अंदर चली गई, लेकिन काफी वक्त तक बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति निकला और कहा वो तो यहाँ से निकलकर चली गई है। नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव में ये वही D5 कोठी है जिसे मोनिंदर सिंह पटेल ने साल 2000 में खरीदा था। नंदलाल की FIR नहीं लिखी गई तो वो कोर्ट चले गए। नंदलाल ने D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर पर FIR करना चाहा, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया क्योंकि मोनिंदर सिंह करोड़पति व्यक्ति था। पुलिस में जान पहचान थी, विदेशों में आना जाना था। नंदलाल एक वकील करते हैं और सेशन कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट ने मोनिंदर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अब मोनिंदर सिंह को ये बात बुरी लगी। उसने FIR रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कहा बच्चा चोरी होने जैसी बात अफवाह है। कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए FIR दर्ज कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और अक्टूबर 2006 में D5 कोठी की जांच करने पहुंची। सब कुछ देखा लेकिन कुछ क्लू हासिल नहीं हो सका। दिसंबर 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि देश आज भी नहीं भूल पाया। मोनिंदर सिंह पंजाब का था। उसने साल 2000 में नोएडा में एक कोठी ली थी। शुरुआत के दिनों में पत्नी और बेटी भी यहीं रहती थी, लेकिन 2003 तक दोनों पंजाब शिफ्ट हो गए। मोनिंदर भी बहुत कम आता था, इसीलिए उसने अपने एक पर्सनल दोस्त से नौकर के बारे में पूछा। कर्नल ने सुरेंद्र कोहली को एक नाम सुझाया। सुरेंद्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा से था। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे। खाना बढ़िया बनाता था, इसलिए मोनिंदर को पसंद आ गया और उसने 2003 में उसे रख लिया। मोनिंदर सिंह का पूरा परिवार चंडीगढ़ में रहता था। वह बिजनेस के सिलसिले में जब भी दिल्ली आते तो निठारी के D5 कोठी में रुकते थे। मोनिंदर सिंह कभी कभी D5 आता था। जब आता तो वह रात भर के लिए कर्नल को बुलाता था। उन लड़कियों के साथ वह जब भी कमरे में होता तो नौकर सुरेंद्र कोहली खिड़कियों के छोटे हिस्से से अंदर देखने की कोशिश करता। एक बार पंडेर ने दिल्ली के कई दलालों को फोन मिलाया, लेकिन कोई लड़की नहीं मिली। तब उसने पहली बार सुरेंद्र कोहली से लड़की का इंतजाम करने को कहा। सुरेंद्र कहीं से एक लड़की को लेकर आया। सुबह जब पंडेर चला गया तो कोहली ने उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस बात से कोहली को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की का गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने क्या किया, ये कहानी आगे बताते हैं। कोहली की ये पहली हत्या थी। नंदलाल अपनी बच्ची के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। जिन और लोगों के बच्चे गायब हुए थे वो भी नंदलाल के साथ आ गए थे। इलाके में जिनसे भी लापता बच्चों के बारे में पूछा जाता था, सभी कहते थे आखिरी बार D5 के सामने खेलते हुए देखा था। D5 में पुलिस का दौरा शुरू हुआ तो आसपास के लोग भी गौर करना शुरू कर दिए। एक व्यक्ति की नजर कोठी के पीछे वाले नाले में फेंके गई एक पॉलीथिन पर पड़ी। उसने डंडे के जरिए उसे बाहर निकालना चाहा तो सन रह गया। उसमें बच्चों के पैर और हाथ के टुकड़े थे। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। CBI ने दोनों तरफ से पानी के बहाव को रोककर नाले की पूरी खुदाई करवा दी। 29 दिसंबर 2006 पुलिस ने नाले से 19 कंकाल निकाले। सभी में बच्चों और लड़कियों की हड्डी और कुछ मांस के टुकड़े भी थे। पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। केस में CBI आ गई। 30 दिसंबर को एक बार फिर से नाले में लोग उतरे तो उन्हें 40 ऐसे पैकेट मिले जिसमें सिर्फ मानव के अंग भरे थे।
अजीब बात ये थी कि किसी का भी गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा नहीं था। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि इस घर से मानव अंगों की तस्करी हो रही है, इसलिए शायद किडनी, लीवर, दिल निकालने के लिए लोगों की हत्या की जाती होगी। लेकिन तुरंत ही ये बात सामने आ गई कि मानव अंगों को निकालना और ट्रांसप्लांट करना हाई-फाई हॉस्पिटल से ही संभव है, जो कि यहाँ नहीं हो सकता। पुलिस अब हत्या के मामलों को तलाशने में जुट गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मोरिंदर सिंह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने किसी भी बच्चे की हत्या की है। कंकाल मिलना शुरू हुआ तो लोगों ने हंगामा कर दिया। उस वक्त अगर पंडेर और कोहली भीड़ के हाथ लग जाते तो हत्या हो जाती। उस वक्त के सीएम मुलायम सिंह यादव ने प्रशासन को जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश दिया। 5 जनवरी 2007 को पुलिस मोरिंदर सिंह और कोहली को लेकर गुजरात के गांधीनगर पहुंच गई। यहां उनका नार्को टेस्ट हुआ। इसके बाद 10 जनवरी को सीबीआई और पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए एक गुप्त जगह चुनी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को लेकर जनता में इतना गुस्सा था कि अगर मिलते तो पीट दिया जाते। 25 जनवरी 2007 को गाजियाबाद में ऐसा ही हुआ था। फिलहाल हम पूछताछ में जो हुआ वो बताते हैं। एक कमरे में सुरेंद्र कोहली को बिठाया गया। 4 पुलिस वाले उससे पूछने लगे। पुलिस ने सारे तरीके अपनाए। फिर कहा, मोरिंदर सिंह ने तुम्हारे नाम से सब कुछ बोल दिया है तो तुम अब नहीं बचोगे। जिसके बाद सुरेंद्र ने सच बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं बच्चों को टॉफी बिस्कुट के बहाने घर के अंदर बुलाता था, फिर उनका गला घोटता और रेप करता। इतना करने के बाद बाथरूम में ले जाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काट देता। पेट के हिस्से को कुकर में पकाता था। पुलिस वाले इतना सुनने के बाद ही कांप गए। भागकर बाहर आए। 2 पुलिस वाले उल्टी कर दिए। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि उसने पहले हत्या की, फिर रेप किया और इसके बाद लाश को काट कर कुकर में पकाया और खा गया। पुलिस के चारों इंस्पेक्टर इतना डर गए और इतना घिन हो गया कि वो दोबारा पूछने को तैयार ही नहीं थे। बड़े अधिकारियों ने किसी तरह समझाया, तब जाकर बात बनी। पहले सुरेंद्र कोहली के हाथ बांधा गया, उसके बाद 10 पुलिस वाले इकट्ठा बैठे, तब जाकर आगे की पूछताछ हुई। कोहली ने पहली हत्या के बारे में बताया। जब पंडेर चले गए थे तो मैंने लड़की से कहा कि मैं भी पैसे दूंगा, तुम मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ। तब लड़की ने ताना मारते हुए कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इससे मुझे गुस्सा आया और मैंने कत्ल कर दिया, फिर रेप किया और उसकी बॉडी को काट कर कुकर में पकाकर खा गया। सुरेंद्र कोहली गिरफ्तारी से पहले खुद के नपुंसक होने की बात बोला करता था, इसलिए पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में उसके नपुंसक होने की बात कही गई, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी था कि वो मेडिकल स्टोर से यौन उत्पीड़न के लिए टैबलेट लाता था और उसके खाने के बाद लड़के लड़कियों में फर्क नहीं कर पाता था। लड़कियों की पहले हत्या करता, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब सवाल उठता है कि अगर वो नपुंसक था तो रेप की धारा क्यों लगाई गई। डॉक्टरों ने कोहली को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया तो उसमें बताया कि सुरेंद्र कोहली नेक्रोफिलिया बीमारी से ग्रसित है। कोहली को रेप के दौरान लड़कियों के विरोध करने का डर था, इसीलिए वो पहले हत्या करता और फिर बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाता। नपुंसक को लेकर एक सवाल ये भी है कि अगर वो ऐसा था तो उसने शादी क्यों की और फिर उसके 2 बच्चे कैसे हुए। सुरेंद्र कोहली नेक्रोफिलिया बीमारी से पीड़ित था। वो मरते हुए लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता क्योंकि उसे महिलाओं के विरोध से डर लगता था। पुलिस ने मोरिंदर सिंह पटेल और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज किए। पैकेट में मिले मांस के टुकड़े और हड्डियों के जरिए 7 फरवरी 2007 को पिंकी नाम की एक लड़की की पहचान कर ली। 8 फरवरी को दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। मई 2007 में सीबीआई ने हल्दर नामी एक लड़की की किडनैपिंग, रेप और मर्डर मामले में जो चार्जशीट फाइल की, उसमें पंडेर को बरी कर दिया गया। जुलाई में अदालत की फटकार के बाद सीबीआई को पंडेर को भी कोहली के साथ आरोपी बनाना पड़ा। 13 फरवरी 2009 को स्पेशल कोर्ट ने रिम्पा हल्दर मर्डर केस में सुरेंद्र कोहली और मोरिंदर सिंह पटेल को फांसी की सजा सुनाई। 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में पंडेर को तो बरी कर दिया, लेकिन सुरेंद्र सिंह कोहली को फांसी की सजा सुनाई। 4 मई 2010 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की आरती के मर्डर मामले में फांसी की सजा सुनाई। 28 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की फांसी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। 7 सितंबर 2014 को एक खबर आई, सुरेंद्र कोहली को 8 सितंबर की सुबह मेरठ जेल में फांसी दी जाएगी। उसे डासना जेल से मेरठ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ये बात पुफ
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह को पता चली तो वो रात के 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा से वक्त मांगती है। रात 11:15 बजे सीनियर जस्टिस LL दत्तू और AR दवे की स्पेशल बेंच बनती है और सुनवाई करती है। इंदिरा जयसिंह को जैसे ही पता चला कि कल सुबह कोहली को फांसी दी जाएगी, उन्होंने उसी रात चीफ जस्टिस से मुलाकात करके फांसी रुकवा दी। रात 1 बजे दोनों जजों ने इंदिरा जयसिंह की अपील सुनी और सुरेंद्र कोहली की फांसी 1 हफ्ते के लिए टाल दी। अब सवाल था कि सरकारी तरीके से आदेश जेलर तक कैसे पहुंचाया जाए। सबसे पहले मेरठ के DM और SSP को फोन किया गया। इसके बाद इस आदेश के फैक्स होने का इंतजार करने को कहा गया। रात 3:45 बजे दोनों के पास एक फैक्स पहुंचा। इसके बाद फांसी रुक गई। अगर 2 घंटे और लेट होता तो सुरेंद्र कोहली की फांसी हो चुकी थी। फिलहाल इसके 8 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी सुरेंद्र कोहली को फांसी नहीं हो सकी। 17 में से 13 मामले में फैसले आ चुके हैं। 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। पिछला फैसला 26 मार्च 2011 को आया था। उसमें कोहली बरी हुआ था। सुरेंद्र ने इस मामले में खुद ही पैरवी की थी। उसकी तरफ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं था। परिवार के लोग कहते थे कि उसने ऐसा किया है तो उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या सुरेंद्र के फांसी को टालने का निर्णय सही था या फिर गलत? कमेंट करके जरूर बताएं।